नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डोजो स्किल। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक और मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट के साथ, जिसका शीर्षक है 4M। अगर 4M होता क्या है, आज हम यही सब जानेंगे। और इनके अलावा हम जानेंगे कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। हम जानेंगे 4M इंट्रो जिट के हिसाब से 4M कौन कौन से होते हैं, TPS के हिसाब से या टोयोटा प्रोडक्शन हिसाब से 2M क्या होते हैं। इशिकावा जी ने जो बोला लीन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से 2M और क्या ऐड हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो 8M के क्या क्या इशू आएंगे और RCA और 8M के अंदर, RCA मतलब बोले तो रूट कॉज एनालिसिस के अंदर और 8M के अंदर क्या रिलेशन होगा, वही सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है जो मेरा YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, साथ साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाते चलें। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री आखिर होती क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुछ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके हम लोग किसी को सर्विस देते हैं या फिर प्रोडक्ट की बना कर देते हैं। तो दोस्तों यही है इंडस्ट्री। अब जिट के हिसाब से दोस्तों क्या 4M होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें JIT किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है वो होती है हमारी मेन पावर। क्योंकि बिना मेन पावर क्या है, वो व्यक्ति जो कंपनी के अंदर फिजिकली काम करें या मेंटली काम करते हैं, उन्हीं को हम मेन पावर कहते हैं। तो दोस्तों मेन पावर भी है। तो अब लोगों को दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगी अब मशीन्स। और तीसरा दोस्तों होता है हमारे पास मटेरियल। और चौथा दोस्तों हमारे होता है मेथड। तो दोस्तों जिट के हिसाब से मेन पावर, मशीन्स, मटेरियल और मेथड, यही चार चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए। लेकिन टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कहता है कि इसके अंदर दो चीज़ और ऐड होनी चाहिए। वो दो चीज़ कौन कौन सी दोस्तों ऐड होनी चाहिए? नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 5, अगर आपने चीज़ बना ली है तो उसका मेज़रमेंट भी होना चाहिए, मेज़रमेंट। और दोस्तों मेज़रमेंट के बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मदर नेचर बोले तो हमारा एनवायरनमेंट, या इसको दोस्तों हम लोग एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, एनवायरनमेंट। और दोस्तों साथ ये हैं TPS के हिसाब से। और दोस्तों लीन मैन्युफैक्चरिंग कहता है कि नहीं, ये 6 से काम नहीं चलेगा, हमें 2 और ऐड करने पड़ेंगे। वो 2 ऐड कौन कौन से होंगे दोस्तों? इन सब चीज़ों को करने के लिए, रख रखाव के लिए हमें एक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कहा 7वां पॉइंट मेंटेनेंस। और दोस्तों 8वां नंबर होता है मैनेजमेंट या मनी, जो हमें मनी प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट। तो दोस्तों आपने देखा ये पहले 4 1 2 3 4 ये जिट के हिसाब से हैं। ये आपका TPS के हिसाब से हो गए, TPS। और नीचे वाले ये 2 हैं, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग या इशिकावा जी के ने बनाए हुए हैं ये। तो अभी देखा आपने जाना कि 8M क्या क्या होते हैं। अब दोस्तों इनको अगर हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं, ब्रीफली जान लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। दोस्तों अगर ये चीज़ें देखते हैं तो ये बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी यूज़ होती हैं। तो
दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन पावर आखिर होती क्या है। जो भी इंसान फिजिकली काम करे या मेंटली काम करे या माइंड वर्क करे, मेंटली काम बोले तो माइंड वर्क करे, तो उसको ही हम फिजिकली एंड माइंड वर्क करता है, वो सब हमारी मेन पावर के अंदर गिनती होती है। मशीन वो सभी इक्विपमेंट जिसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वही हमारी मशीन्स कहलाती हैं। वो सारे एसेट्स जिनके द्वारा हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्ट बनाना है, वो हमारी मशीन कहलाती हैं। मतलब हमारा यहाँ पे होगा दोस्तों इक्विपमेंट। दोस्तों ये होगा इक्विपमेंट। और मटेरियल दोस्तों क्या है, वो सभी रॉ मटेरियल जिसके द्वारा हम मशीन के अंदर फीड करें और एक आउटपुट निकल के आए, एक प्रोडक्ट निकल के आए, वो दोस्तों मटेरियल कहलाता है। मतलब वो सभी रॉ आइटम्स जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के अंदर यूज़ किया जाएगा, वो सब मटेरियल कहलाया जाता है। चाहे वो रॉ हो, चाहे वो चाइल्ड पार्ट्स हो, उनको सबको हम मटेरियल कहते हैं। मेथड दोस्तों क्या है, मेथड एक प्रोसेस है जो कि हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि हमें यह प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो सब इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब प्रोसेस एज पर SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो भी SOP के द्वारा जो भी चीज़ बनी उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो SOP के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से जो भी हमें प्रोसेस घोषित किया जाता है, जो भी बताया जाता है, उसको दोस्तों हम मेथड कहते हैं। तो दोस्तों अगर मेज़रमेंट की बात करें, वो सभी इक्विपमेंट जिनके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट की जांच करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, वो सब मेज़रमेंट कहते हैं उस चीज़ को। तो इसको दोस्तों बोलेंगे इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन। और दोस्तों मदर नेचर क्या है, मदर नेचर हमारे वातावरण को बोलते हैं। मतलब हमारी एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, इसको दोस्तों हम मदर नेचर कहेंगे। अब मेंटेनेंस, वो सारी वो टीम वो जो कि इन सब को ऊपर दिए गए सब चीज़ों को उनका रख रखाव करना, उनकी समय समय पर चेक करना, उनको कि प्रॉपरली वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके कोई भी खराबी आती है तो उसको सही करना, ये सब मेंटेनेंस का काम होता है। इसी को रख रखाव भी बोलते हैं। और दोस्तों मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हमारी वो चीज़ है जो कि हमें नए रिसोर्स लाने के लिए हमें मनी देती है, जो हमें पैसा देती है, वो हमारी मैनेजमेंट के अंदर आती है। मतलब मनी needed for new resource। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, अभी आपने 8M के बारे में जाना। अब मैं इन 8Ms के अंदर आने वाले क्या क्या इशू हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला हमारा है दोस्तों मेन पावर। मेन पावर के अंदर हमें क्या क्या इशू आ सकता है, या तो हमारी मेन पावर क्या है, उसकी स्किल की कमी है। मेन पावर में स्किल की कमी या इनएडिक्वेट, अब इशू उनके अंदर इशू, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इश्यूज़। अब मेन पावर के अंदर दोस्तों क्या आएगा, एक आएगा इनएडिक्वेट
ट्रेनिंग, ठीक है। और दूसरा दोस्तों क्या आता है, उनमें स्किल की शॉर्टेज हो सकती है, स्किल की शॉर्टेज हो सकती है। नंबर 2, अब दोस्तों मेरा आता है मशीन। इनएडिक्वेट का मतलब हम अपर्याप्त ये ऐसे है। तो दोस्तों मशीन के अंदर क्या इशू आ सकते हैं, एक उनकी इनएडिक्वेट हैंडलिंग, और दोस्तों दूसरे क्या हो सकता है, उसके अंदर ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, ब्रेकडाउन्स, ठीक है दोस्तों। यही इसकी सबसे बड़ी वो होती है 2 चीज़ों की, ठीक है। थोड़ा जगह नहीं है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम बात करें तीसरी चीज़ की, जिसकी तीसरा चीज़ हमारी क्या है। तीसरा चीज़ दोस्तों हमारी थी मटेरियल। नंबर 3 हमारा हुआ मटेरियल। अब मटेरियल के अंदर क्या हो सकता है, मटेरियल के अंदर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का चेंज हो सकता है कि चाहिए कुछ और, सपोज अगर मुझे एल्युमिनियम चाहिए बट कि ए ग्रेड का चाहिए था, मुझे बी ग्रेड का मिला, बी का चाहिए था या सी का मिल रहा, सी का चाहिए तो या ए का मिला। मतलब उसके अंदर वेरिएशंस, जैसे कि कलर के अंदर शेड्स होते हैं, इस तरह से मटेरियल के अंदर भी वेरिएशन हो सकते हैं। तो दोस्तों यही है वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है दोस्तों। एक अब महत्वपूर्ण चीज़ कि अब है हमारा मेथड। मेथड के अंदर दोस्तों क्या हो सकता है, मेथड के अंदर मतलब हमारा मेथड के अंदर होता है इनकैपेबल, कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है, इनकैपेबल हो मेथड हो सकता है कि करना कुछ है लेकिन कर कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है, तो उसी को इनकैपेबल कहते हैं कि मुझे करना कुछ था, हो कुछ रहा है, लेकिन रिजल्ट उसका थर्ड और कुछ ही आ रहा है। तो दोस्तों वो इनकैपेबल हो गया। और दूसरा हमारा क्या होगा, इनएडिक्वेट SOP हो सकता है, इनएडिक्वेट SOP मतलब हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर जानकारी ही पूरी नहीं दी गई, वो अपर्याप्त जानकारी के अनुसार। अब हमें करना था कि भाई मुझे इसके अंदर ऑयल, कोई ट्यूब ले ली, ट्यूब के अंदर ऊपर एक इंसुलेटर लगाना है, और हमने क्या किया, SOP में लिखा ही नहीं है कि भैया वो ऑयल से लगाना है, सॉप से लगाना है, या फिर मुझे पानी से लगाना है, या फिर वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है, मतलब और कोई यूज़ है, ND12 है, ND10 है, कोई भी है। अब बस लिख दिया कि भाई आपको ट्यूब के ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ाना है। अब मैं चढ़ा रहा हूँ लेकिन पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। तो दोस्तों क्योंकि वो ऐसा क्यों हुआ, आदमी की स्ट्रेस बढ़ रही है, वहाँ पे उसका फिजिकल वर्क बढ़ रहा है, तो वो हुआ हमारे इनएडिक्वेट SOP के कारण, ठीक है दोस्तों। अभी अगर हम बात करते हैं, अब ये तो हुए हमारे JIT-M के इशू, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपना TPS के अंदर जो 2 और ऐड हुए थे उन इश्यूज़ के बारे में, जो कि थे मेरे मेज़रमेंट और मदर नेचर। TPS-2M इशूज़। तो दोस्तों 4 हो चुके थे, अब मैं यहाँ पे 5वां डाल रहा हूँ जो है मेज़रमेंट।
मेज़रमेंट के अंदर दोस्तों क्या इशू हो सकते हैं? एक कि हमारा इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब मुझे कोई डाया यूज़ करना था तो मैं माइक्रोमीटर के बजाय बर्नियर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं फीता लेके या स्केल लेके स्टेनलेस स्टील लेके उसका डाया चेक कर रहा हूँ, तो वो इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट। और दोस्तों और उनके अंदर क्या आएगा? अब इनएडिक्वेट तो है, दूसरा उनका जो आएगा उनका कैलिब्रेशन कि समय से कैलिब्रेशन करवाना है हमें, वो भी एक इशू है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी हम तभी जान सकते हैं जब हम उनकी समय समय पर कैलिब्रेशन करवाते रहें। और कैलिब्रेशन के साथ साथ अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन हो गया, वो भी एक इशू है कि भाई ब्रेकडाउन तो होना ही होना है, जब हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो भाई ब्रेकडाउन तो होना ही है। तो दोस्तों मेज़रमेंट में अभी आपने जाना कि इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट्स या कैलिब्रेशन और ब्रेकडाउन, ये इसके इशू हो सकते हैं। और दोस्तों छठा था हमारा मदर नेचर। मदर नेचर दोस्तों, मदर नेचर के अंदर क्या आ सकता है? मदर नेचर के अंदर आपका टेम्परेचर, जो आज जहाँ पे आपने मशीन रख रखी है वो टेम्परेचर, या आपने जहाँ पे मेन पावर काम कर रही है वो वाला आसपास का टेम्परेचर। तो इसके अंदर टेम्परेचर आपका नंबर 2 ह्यूमिडिटी, नंबर 3 मॉइस्चर, नंबर 4 वाटर। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं, मगर अगर मैं ऐसे ले लूँ तो ये 4 चीज़ें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और वाटर, ये मदर नेचर के अंदर आ जाते हैं। ये भी एक इशू है। और अब मैं बात करूँगा 7वें और 8वें की। तो 7वां और 8वां जो कि हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग कहती है कि भाई आप 8 करो, 8 करो। उनको इशिकावा जी ने कहा कि 8 के द्वारा किसी भी रूट कॉज को निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इशिकावा सान 2M इशू, यहाँ इशूज़। ठीक है दोस्तों, अब 7वां हमारा क्या हुआ? 7वां हुआ हमारा मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में क्या होगा भाई? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमने घोषित तो कर दिया, अब उसका करना क्या है? अब दोस्तों उसके अंदर एक तो क्या है, उन जो बंदे हमने लिया है उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, ये भी एक इशू है। प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। और दूसरा क्या आया कि एक लंबे टाइम से ब्रेकडाउन चल रहा है, मतलब लॉन्ग ब्रेकडाउन, लॉन्ग टाइम ऑफ ब्रेक। मतलब ये क्यों लॉन्ग टाइम ऑफ ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर उन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं हो रखी। वो CNC का आदमी है, उससे हम कह रहे हैं कि भैया तू जाके WLT को ठीक कर दे या लेथ मशीन को देख ले, तो वो कभी उसने देखी नहीं थी, तो करेगा कैसे? तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये भी एक इशू है। और दोस्तों अगर बात करें हम, तो 8वां होता है हमारा मैनेजमेंट, जिसको हम मनी, पैसा मनी बोलते हैं, पैसा। तो मैनेजमेंट का क्या होगा कि इनके भी इशू होते हैं कि आपने गया कि भैया मुझे एक अप्रूवल दे दो, तो टाइम से अप्रूवल नहीं दिया, आपने मेल कर दी या बाई हैंड ले जाके दे दिया आपने कहा,
तो उन्होंने कहा ठीक है यार करेंगे, आगे डिस्कस करना पड़ेगा, वो अपना और आगे करेंगे मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जो भी XYZ प्रोसेस होंगे। हर एक कंपनी के एक अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो क्या है, अब आपको टाइमली अप्रूवल नहीं मिला किसी भी चीज़ का, ये एक इशू है। और दोस्तों एक इशू और क्या आता है, वो होता है वीक फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब आपका वीक फाइनेंशियल कंडीशन। तो दोस्तों इसमें वीक फाइनेंशियल कंडीशन क्या, कि मेरी इतना प्रॉफिट नहीं है कि मैं एक हाई फाई मशीन ख़रीद सकूं, उसको भी हम वीक फाइनेंशियल कंडीशन में हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों ये 8M तक के इशू अब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं कि 8MM और RCA मतलब रूट कॉज एनालाइज में क्या संबंध होता है, क्या उनकी रिश्तेदारी है। चलो जी हम ये रिश्तेदारी भी देख लेते हैं। कोई भी जब समस्या आती है तो दोस्तों जब कोई RCA बोले तो रूट कॉज एनालाइज, मतलब अब 8M और इनके बीच में क्या रिश्तेदारी है। अब देखो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आई, कस्टमर के पास कोई भी एक समस्या आई, मैं इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो और बनाऊंगा आने वाले समय में। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ एक 8M और RCA के बीच में क्या रिलेशन होता है वो बता रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी डिफेक्ट या नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट आता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से होगी, या तो वो मेन पावर की वजह से होगी, या मशीन की वजह से कोई प्रॉब्लम निकल के आई होगी, या हमारा मेथड की वजह से हो सकती है, या फिर मेरी मटेरियल की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मदर नेचर की वजह से हो सकती है, या मेरी मेज़रमेंट की वजह से हो सकती है। ठीक है दोस्तों, या फिर मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकती है, या फिर मेंटेनेंस की वजह से हो सकती है। तो दोस्तों अभी आपने देखा ये कैसे होगा, ये मैंने आपको अगली वीडियो में आने वाली किसी वीडियो में बनाऊंगा, आने वाले दिनों में जो वीडियो बनाऊंगा रूट कॉज एनालाइज के ऊपर, उसके अंदर बताऊंगा कि हम इन चीज़ों को कैसे लिखते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम का निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे उसका रूट कॉज निकालते हैं, इनके थ्रू वो बताऊंगा। तो इन दो को अगर हम साइड में कर देते हैं तो हमारे बचे जाते हैं दोस्तों 6M, 1 मैन पावर, 2 मशीन, 3 मेथड, 4 मटेरियल, 5 मदर नेचर और 6 मेज़रमेंट। ठीक है मेरे साथियों, अगर आप जहाँ तक था मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन तो दबाते हुए चलिए, और मेरी इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही लीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूं। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।